एक अहम खबर, वॉरजोन में यूक्रेनी एयरफोर्स का एक्शन दिख रहा है। रूसी हमले से बचने के लिए काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरते दिखे यूक्रेनी फाइटर जेट्स। कुर्स्क में कई फाइटर जेट्स को रूस अब तक निशाना बना चुका है और ऐसे में कुर्स्क के आसमान में इस वक्त जबरदस्त हलचल नजर आ रही है। फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं कुर्स्क के आसमान में। यूक्रेन कब्जा छोड़ना नहीं चाहता और रूस की सेना कब्जा वापस हासिल करने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जो कि युद्ध के इस हालात में मुमकिन नजर आ रहा है। कुर्स्क के आसमान में फाइटर जेट्स लगातार गरज रहे हैं। घोष सर, किस तरह से आप देखेंगे इस पूरे डेवलपमेंट को? और ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जंग का जो सेंटर पॉइंट है वो ये दो इलाके बने हुए हैं, कुर्स्क और बेलगोरोद। जी हाँ, मैं संक्षिप्त में 3 पॉइंट बनाना चाहता हूँ। एक तो है कि ज़ेलेंस्की का जो विक्ट्री प्लान है, जो वो बाइडेन को, कमला हैरिस को बताने वाले हैं, वो पार्शियली सच हो चुका है। यूक्रेन का पॉइंट नहीं है कि वो टेरिटरी होल्ड करें। उनका पूरा आइडिया था कि जो रशियन ट्रूप्स हैं वो इस तरफ फोकस करें ताकि उनका जो टेंशन है दूसरे फ्रंट्स में वो ईज हो जाए। वो पार्शली हो गया क्योंकि उन्होंने कुर्स्क में जाके 1300 स्क्वायर किलोमीटर का वो ले लिया है। दूसरी बात, ये जो आप दिखा रहे हैं ये जेट्स, वो कह रहे हैं कि F-16 वो इस्तेमाल करेंगे। यूक्रेनियन पायलट्स को F-16 का कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स अभी तक नहीं आता है। आप 5 महीने में F-16 को कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स नहीं कर सकते, सिंपल मैनूवर्स कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। तीसरी बात, खबरें तो ये आ रही थी कि F-16 लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग यूक्रेन के पायलट्स को काफी महीनों से दी जा रही है और ये सिलसिला लगातार जारी है। अब कई ऐसे पायलट्स हैं जो F-16 उड़ाने में सक्षम है। जी हाँ, ये सक्षम है लेकिन कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स नहीं कर सकते, वो सिंपल उड़ा सकते हैं। इसको 1 साल से 1.5 साल तक लगता है कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स लगाने के लिए। वो केवल 3 या 5 महीने जाकर उन्होंने ट्रेनिंग किया है। तीसरी पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो सोई साहब ने भी कहा कि कुर्स्क में एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो रशिया के लिए बहुत महत्व रखता है। अभी IAEA का सेक्रेटरी जनरल वहाँ पर जाकर वो खुद उसको इंस्पेक्ट करेगा कि वो उसके अंदर ये है कि 2 जो रिएक्टर्स हैं वो मॉथबॉल्ड हैं, 2 काम कर रहे हैं। में आपने ये बात बताई है, लेकिन इनाज से एक सवाल अगला आपसे भी होगा। उससे पहले ये बड़ी खबर, क्योंकि अब रूसी ऑयल फैसिलिटी पर यूक्रेन के बड़े हमले को लेकर भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां गजप्रोम ऑयल रिफाइनरी में ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया है और हमले से ऑयल रिफाइनरी में लगी भीषण आग की ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें, यूक्रेन बॉर्डर से 2500 किलोमीटर दूरी पर इस हमले को अंजाम दिया गया है, जहां रिफाइनरी में भारी धमाकों से पूरे इलाके में मची दहशत की ये तस्वीर भी आई है सामने। और एक और बड़ी खबर है, कुर्स्क में रूसी सेना ने लैंसेट वेपन से किया है हमला। लैंसेट वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य काफिले को बनाया है निशाना हवाई हमले के जरिए। हवाई हमले में यूक्रेनी बख्तरबंद गाड़ियां देखिए कैसे खाक हो गई। रूसी हमले में कई यूक्रेनी जवानों के मारे जाने की आशंका है। हालांकि रूस के अंदर बड़े हमलों की तैयारी में यूक्रेन जिस तरीके से जुटा हुआ है उसको लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें कि यूक्रेन जल्द टारगेट की लिस्ट अमेरिका को देने वाला है। रूस में अपने टारगेट की लिस्ट अमेरिका को देगा और हमले को लेकर यह बाकायदा एक लिस्ट तैयार की जा चुकी है यूक्रेन की तरफ से। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से पॉलिटिको की ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर आखिर रूस पर यूक्रेनी टारगेट किस लिहाज से फिक्स किए गए हैं, इस बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, रूस में यूक्रेनी टारगेट पूरी तरह से फिक्स हो गए हैं क्या? ये एक्सप्लोसिव रिपोर्ट अपने आप में आने वाले वक्त के लिए बड़े खतरे के संदेश देती हुई नजर आ रही है, खास करके रूस के लिए। रूस में अंदर घुसकर हमला करना चाहता है यूक्रेन। रूस के अंदर हमले के लिए यूक्रेन के टारगेट फिक्स हो गए हैं। रूस में अपने टारगेट की लिस्ट
अमेरिका को सौंपेगा यूक्रेन। लंबी दूरी के हथियारों से कहां हमला करना है, यह बाकायदा बताया जाएगा। हालांकि यूक्रेन को इस लिहाज से उम्मीद भी यही है कि रूस में अमेरिकी हथियारों से अटैक की उसे इजाजत जरूर मिलेगी। और इसमें खास बात यही है कि अभी रूस में अमेरिकी हथियारों से हमले की इजाजत नहीं मिली है। निनाद, सवाल उस लिहाज से क्योंकि अमेरिका भी कतई ये नहीं चाहेगा कि सीधा मॉस्को को टारगेट यूक्रेन करने की कोशिश करे। क्या यही वजह है हथियारों की सप्लाई के दौरान ये कंडीशंस रख दी जाती हैं कि इनका इस्तेमाल कहां और कैसे किस समय पर होगा? देखिए, मेरे को चार पहलू लगते हैं। पहली बात F-16, और अभी कल एक खबर आई थी कि यूक्रेन अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइल भी बना रहा है। Exactly. इससे जो खतरा जो बढ़ता है, ये बढ़ता है कि अगर आप मॉस्को पे अटैक करते हैं तो पूरी गेम पलट सकती है, पूरा स्टेक्स हाई हो जाते हैं। दूसरा बात, मुझे लगता है कि लड़ाई लंबी चलेगी। हमें एक बात ज़रूरी याद रखनी है कि 1300 किलोमीटर की ये फ्रंट लाइन है, छोटी फ्रंट लाइन नहीं है। एक तरह से ईद के चांद जैसी ये 1300 किलोमीटर की फ्रंट लाइन है, और इसमें फ्लैंक मैनूवर्स हो सकते हैं। अभी मेरे को तो लगता है कि इतना बड़ा खतरा है कि बेलारूस भी इस वॉर में एंट्री कर सकता है, क्योंकि वो एक फ्लैंक है जहां पे यूक्रेन को बहुत मुश्किल पड़ सकती है। तीसरी बात ये होगी कि क्या रशिया कितनी रेड लाइंस ड्रॉ करेगा। कभी जब ब्रिज गिरा था तो एक रेड लाइन थी, अब कुर्स्क एक रेड लाइन है, बेलगोरेड एक रेड लाइन है। एक हद होती है जिसके बाद अगर आप रेड लाइंस ड्रॉ करते हैं और कुछ नहीं करते तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। तो मुझको लगता है कि पुतिन अब और खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि अब उनको वॉक द टॉक करना पड़ेगा, और वो क्या चूज करते हैं उस वॉक द टॉक में, उससे युद्ध का दायरा बढ़ता है। आखिरी में मैं कहूंगा कि ये युद्ध जल्दी समाप्त नहीं होने वाला, क्योंकि रशिया के फेवर में टाइम है और यूक्रेन के फेवर में वेपन्स और टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही, और इसके पूरे आसार हैं कि युद्ध आने वाले वक्त में कहीं भी खत्म होता हुआ तो नजर नहीं आता, बल्कि और ज्यादा बढ़ता दिख रहा है।